हरीश राणा का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया गया है। एम्स में वो हैं, उनके माता पिता भी एम्स में हैं। एम्स में ही उनके रहने की व्यवस्था की गई है। परिवार क्योंकि इस समय बहुत ही ज़्यादा मानसिक परेशानी से गुजर रहा है, इसीलिए खबर जो है वो ये कि उनके लिए साइकेट्रिस्ट है, उनकी लगातार काउंसलिंग भी की जा रही है, क्योंकि जो स्थिति वो देख रहे हैं वो जाहिर है उनके दिमाग पर, उनकी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर डालने वाला है। हरीश को लेकर अभी कुछ खास अपडेट नहीं मिल पा रही है। एम्स में मीडिया को हरीश के पैलिएटिव केयर यूनिट, उनके परिवार से दूर रखा गया है, कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन इतना है कि हाँ, उनके परिवार को ये पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई परेशानी ना हो वहाँ पर रहने में, किसी तरीके की परेशानी। उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है ताकि मेंटली वो ठीक रह सके। हालांकि ये समय उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके अलावा जो मेडिकल बोर्ड में पहले 5 डॉक्टर्स कहे जा रहे थे, उन डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ा दी है। ये खबर भी आई है 10 डॉक्टर्स उसमें कर दिए गए हैं। इस पर भी कोई पुष्टि खास नहीं हो पाई है। खैर, ये तो हरीश राणा की कहानी है जो आप लगातार सुन रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसे बहुत सारे हरीश राणा हैं जो किसी हादसे का शिकार हुए, किसी एक्सीडेंट में वो इस तरीके से घायल हुए कि कभी फिर दोबारा उठ नहीं सके, और उनकी सांसों की डोर धीरे धीरे चल भी रही है, लेकिन ना वो जी रहे हैं ना वो मर रहे हैं। और ऐसी ही स्थिति हमारे देश में बहुत सारे लोगों की है, और इनमें से एक नाम है आनंद दीक्षित का। आनंद दीक्षित गोरखपुर में 2023 की ये बात है, ठंड का समय था और अपने स्कूटी से कहीं जा रहे थे। रात का वक्त था, कोहरा बहुत ज़्यादा था, और तभी एक हादसा होता है। हादसे में आनंद दीक्षित गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, उन्हें बहुत गहरी चोट आती है और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। परिवार उनके अच्छे इलाज के लिए उन्हें मुंबई लेकर आ गया, और मुंबई में उनका इलाज चल रहा है, और बीते 3 साल से, लगभग 2.5 साल से ये इलाज उनका चल रहा है। 2 से 2.5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आनंद दीक्षित की हालत धीरे धीरे और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, या स्टेबल है, वो वेजिटेटिव स्टेट में है, यानी कि अचेत हैं। जैसी हालत हरीश राणा की बीते 13 सालों से थी, ठीक वैसी हालत आनंद दीक्षित की भी है। परिवार चारों तरफ से परेशान है। 2 से 2.5 साल हो गए, अपने बेटे के ठीक होने की उम्मीद किए, अच्छे से अच्छा इलाज कराने की कोशिश की, और अब तक ये परिवार अपने बेटे, अपने इकलौते बेटे के ठीक होने की उम्मीद में 4 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है, अपना घर बेच चुका है। और सबसे बड़ी मुसीबत तो तब जब इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। इसीलिए इस इलाज का पूरा खर्च ये परिवार खुद से ही उठा रहा है। 2023 में हादसा हुआ था। 70 साल के हैं वीरेंद्र दीक्षित और उनकी पत्नी, और उनका ये इकलौता बेटा था आनंद दीक्षित, जो बीते 2 से 2.5 सालों से बेड पर है। 29 दिसंबर 2023 को यह हादसा हुआ था। 35 साल के आनंद दीक्षित रियल एस्टेट कंसल्टेंट थे, और अपनी कुछ ही वक्त पहले नई स्कूटी खरीदी थी, और बहुत ही खुश थे। उस स्कूटी से अक्सर आया जाया करते थे, लेकिन उस रात ने उनकी पूरी ज़िंदगी, उनके परिवार की पूरी ज़िंदगी बदल दी। इस परिवार ने अपनी कई संपत्तियों को बेचा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अपने घर को एक छोटा अस्पताल बना दिया। वहीं पर सारी सुविधाएं जो हैं वो लाए गए, जैसे कि मॉनिटर करने के लिए जितने भी मशीन्स होते हैं वो, फीडिंग ट्यूब, लाइफ सपोर्ट से जुड़ी तमाम सुविधाएं, ये सब कुछ एक कमरे में लगाया गया। जैसे किसी एक अस्पताल के एक वार्ड में होता है, एक रूम में होता है, वैसे ही बेड और तमाम चीज़ें जो है घर में ही ज़रूरत की लगाई गई, ताकि उनके बेटे की देखभाल की जा सके। और 90,000 रुपये महीने पर एक नर्स को हायर किया, ताकि अच्छी तरीके से उनके बेटे का टेक केयर किया जा सके। अब ये जो केयर टेकिंग हो रहा है, अस्पताल घर को बना दिया गया है, बहुत सारी संपत्तियां बिक गई है, इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला है। इन सब के बाद आर्थिक तौर पर परिवार जो है बहुत परेशान है, और आर्थिक तंगी से अब उन्हें जूझना पड़ रहा है। अब तक 4 करोड़ रुपए का इलाज वो करवा चुके हैं, और परिवार कह रहा है कि उन पर बहुत सारी मुसीबतें हैं। अपने घर को बेचकर उनको अब किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। एक टूटा फूटा सा मकान उनका मुंबई में था, लेकिन बीएमसी ने वो भी तोड़ दिया। इसके बाद परिवार अब ये किराए के मकान में रह रहा है, और उस मकान को भी उन्होंने एक अस्पताल में कन्वर्ट कर दिया है। ये हादसा गोरखपुर में हुआ था, जो कि उनका पैतृक
गांव है और अब ये मुंबई में परिवार अपने बेटे आनंद दीक्षित, जिनकी उम्र 35 साल है, जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट थे, 2.5 सालों से बेड पर हैं। उनका इलाज मुंबई में ही चल रहा है। 90,000 रुपये महीना केयर टेकर को देना पड़ता है। एक परिवार के लिए सोचिए, उनका बेटा ठीक नहीं हो रहा है और सारे पैसे धीरे धीरे खर्च हो गए। कर्ज में इंसान ऐसी स्थिति में डूबता जाता है और आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। स्वास्थ्य बीमा कंपनी ने क्लेम को मंजूर नहीं किया, बीएमसी ने घर तोड़ दिया और अब किराए के परिवार में ये परिवार अपने इकलौते बेटे को ठीक होने की उम्मीद से अभी भी आस लगाए बैठा है कि शायद उनका बेटा एक दिन वापस ठीक हो जाएगा। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, पहले कितना हष्ट पुष्ट और कितना फिट एंड फाइन आनंद दीक्षित दिखा करते थे, लेकिन सिर्फ 2 से 2.5 साल में उनकी स्थिति कैसी हो गई। आपको बिल्कुल हरीश राणा ही याद आ रहे होंगे इस केस को देखकर भी। अब यह है कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, तो क्या उनके टेक केयर के लिए, जैसे हरीश राणा के घर भी, जब मैं खुद भी गई थी 2 साल पहले, तो उनका भी 3 कमरों का घर था, जिसमें एक कमरे को एक अस्पताल के कमरे की तरह तैयार किया गया था। वहाँ एक बेड था, वहाँ पे ही हरीश राणा को रखते थे, वहीं फूड पाइप और बाकी जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं मॉनिटर करने के लिए, लाइफ सपोर्ट यूनिट जो होता है उसकी तरीके से तैयार किया गया था। तो क्या कोई संस्था है, क्या कोई ऐसी बॉडी है जो इस तरह के केसेस को हैंडल करे? केरल के पैलेटिव केयर सोसाइटीज़, ये नाम है, भारत में सबसे सफल और विश्व स्तर पर सराही गई कम्युनिटी बेस्ड मॉडल है, जिसे पैलेटिव केयर अस्पतालों तक की सिर्फ सीमित नहीं रहती है, बल्कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें वॉलेंटियर ड्राइवन और पूरी तरीके से कम्युनिटी ओन्ड ये होती है। 1993 में कोझिकोड में पेन एंड पैलिएटिव केयर सोसाइटी से ये शुरू हुई थी और अब नेबरहुड नेटवर्क इन पैलिएटिव केयर यानी NNPC के तौर पर ये बॉडी काम करती है, जिसमें 1000 से ज़्यादा यूनिट्स, 50,000 से ज़्यादा ट्रेंड वॉलेंटियर्स और 350 से ज़्यादा NGOs यानी कि संस्था और लोकल गवर्नमेंट्स मिलकर इस पूरी बॉडी को, पूरे यूनिट को चलाते हैं, जो कि पैलिएटिव केयर का ही काम करते हैं। ये स्टेट देश के आबादी का सिर्फ 3% है। भारत के 2/3 पैलिएटिव केयर सुविधाएं स्टिल यहाँ पर उपलब्ध हैं, जो कि फ्री होम केयर, पेन रिलीफ, मनोवैज्ञानिक, फाइनेंशियल सपोर्ट, हॉलिस्टिक केयर भी लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। माइक्रो डोनेशन, लोकल फंडिंग और सोशली जो लोग मदद करते हैं, उससे ये मॉडल सस्टेनेबल है, जिसे WHO ने भी, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बहुत ही अद्भुत और इंस्पायरिंग बताया है। ये क्रॉनिकल टर्मिनल बीमारियों वाले मरीजों, जैसे कि जो भी वेजिटेटिव स्टेट में होते हैं, जैसे हरीश राणा, जैसे आनंद दीक्षित, इस तरह के परिवारों को मजबूत सपोर्ट करता है और गरिमापूर्ण जीवन या फिर मौत सुनिश्चित करता है। ये मेनली उन पेशेंट्स की देखभाल करती है ये संस्था, ये बॉडी, जिनकी बीमारी इनक्योरेबल होती है, जो ठीक नहीं हो सकती है, क्रॉनिक होती है यानी कि बहुत लंबे समय से चल रही होती है, या फिर प्रोग्रेसिव होती है यानी कि धीरे धीरे और ख़तरनाक स्थिति में पहुंचती है, या फिर टर्मिनल होती है, लास्ट स्टेज में होती है, जहां क्यूरेटिव ट्रीटमेंट संभव नहीं है, जिसका इलाज संभव नहीं है और क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी अब कुछ नहीं बची है। इस तरह के केसेस को ये यूनिट जो है वो हैंडल करता है, टैकल करता है, और ये हमारे देश में इकलौता यूनिट है जिसे WHO ने भी काफ़ी सराहा है। केरल की पैलिएटिव केयर सोसाइटी, और बाद में इसे बढ़ाया गया, तब इसका नाम NNPC यानी कि नेबरहुड नेटवर्क इन पैलिएटिव केयर रखा गया, जिसमें वॉलंटियर्स भी है, जिसमें लोकल गवर्नमेंट्स भी हैं, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं, जिसमें संस्था भी है, सब मिलकर एक ये यूनिट चलाते हैं जिसमें इस तरह के मरीजों और उनके परिवारों की मदद की जाती है।